नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे एक संख्या के रहस्य की। आपको याद होगा कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे और नेता थे, जिसमें ये दावा किया गया था कि इंडी अलायंस की 295 सीट्स आ रही हैं। और अगर आपने ध्यान से इसको सुना हो तो ये भी कहा गया कि ये जनता का पोल है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने थोड़ा उसको जो है भरमाने के लिए नाम ले लिया। लोगों ने पूछा ये संख्या कहाँ से आई, तो कहा कि सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं सुना है। आपको मालूम है पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, लगभग 2 साल पहले उनकी गैंग वार में हत्या हो गई थी। तो उनके गाने में इस संख्या का जिक्र है, उनके एक गाने में, जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो उससे जोड़ा गया कि वो एक तरह से खालिस्तानी तत्वों के समर्थन का इशारा कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना ही नहीं था। सिद्धू मूसेवाला का जिक्र ज़रूर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए था, लेकिन बात इतनी नहीं थी। देखिए, गांधी परिवार में बार बार जब उनकी बात करता हूँ, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। उनको लगता है, उस परिवार के लोगों को लगता है कि हमारा जन्म ही इस देश पर राज करने के लिए हुआ है। और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो कोई सामान्य जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बने। पहली बार ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बनाया उनको, और उनका चुनाव जिस तरह से हुआ था, गांधी जी के वीटो से। कांग्रेस कार्य समिति, उससे पहले कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट्स थी, उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया था। इसके बावजूद सबने समर्थन किया था सरदार पटेल का। मैं लेकिन एक वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में ये बात कि किस तरह से गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। उस बैठक में गांधी जी को होना नहीं चाहिए था। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। उस समय तक वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। लेकिन उस बैठक में महात्मा गांधी थे, और उन्होंने आचार्य कृपलानी से कहा कि एक चिट्ठी ड्राफ्ट करो सरदार पटेल की ओर से कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, या कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। सीधे प्रधानमंत्री की बात नहीं थी, ये था कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा। और उसके बाद जो है, सरदार पटेल की ओर देखकर गांधी जी ने कहा, इस पर दस्तखत करो। और सरदार पटेल ने गांधी जी का सम्मान करते हुए, जिस तरह से वो गांधी जी के प्रति उनका भक्ति भाव था, उसको देखते हुए उन्होंने एक कड़वा घूंट पीकर जो है उस पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद नेहरू जी के नाम का प्रस्ताव हुआ और वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, फिर प्रधानमंत्री बने। तो वो किस्सा तो पुराना हो गया। उसके बाद से फिर उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री बन गए, देश स्वतंत्र हो गया, 1952 का चुनाव जीत गए, उसके बाद किस तरह से उन्होंने डायनेस्टी को बढ़ावा दिया। खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी वही काम किया। इंदिरा गांधी पहले संजय गांधी को बढ़ाती रही, लेकिन संजय गांधी की असामयिक मृत्यु हो गई। तो फिर वो राजीव गांधी, जो राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, उनको राजनीति में लाया गया। अब उनको राजनीति में लाया गया तो उनको पार्टी का महामंत्री बनाया जाना था। अब आप देखिए इंदिरा गांधी ने कैसे वो खेल खेला। वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष थी, तो वो सीधे जो है राजीव गांधी को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करना चाहती थी। याद करिए, नेहरू ने भी यही किया था। नेहरू उस बैठक में शामिल नहीं हुए जिसमें इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, ये दिखाने के लिए कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। लेकिन सबको मालूम है कि उस समय नेहरू के कहे बिना कांग्रेस में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद उन्होंने काम नहीं करने दिया, और मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस के संविधान में वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई पद नहीं है। इंदिरा गांधी ने
कमलापति त्रिपाठी को वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया अध्यक्ष के नाते, और बड़ी प्रशंसा हुई उसकी कि उनका मास्टर स्ट्रोक है, ब्राह्मणों में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा और तमाम तरह की बातें हुई। और कमलापति त्रिपाठी से कहा कि अब आप जो है राजीव गांधी को महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त कीजिए। तो इंदिरा गांधी ने नहीं नियुक्त किया। आप सीधे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने महामंत्री बना दिया अपने बेटे को, कमलापति त्रिपाठी ने बनाया। और इस नियुक्ति के 2 या 3 महीने बाद कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो किस तरह से डायनेस्टी खेल करती है, इस बात को समझिए। आप कहेंगे ये 295 295 की जो फिगर है उसका इससे क्या संबंध है, उस पर भी आता हूं। डायनेस्टी के मन में ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो बड़े गहरे बैठी हुई है, और इसका कई वीडियो में कई बार जिक्र कर चुका हूं। आज इस संदर्भ में 2 बातों की याद दिलाना चाहूँगा। एक, इमरजेंसी दिनों के बाद की याद कीजिए, 1977। परिस्थितियों की जरा तुलना कीजिए दोनों, उस समय की और आज की, जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री, एग्जिट पोल आने के बाद पूरी संभावना थी, उससे पहले भी संभावना थी। हालांकि उम्मीद ये थी कि उनकी पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त कर लेगी, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। वो सब नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो चुका है। इंदिरा गांधी को याद कीजिए आप, 1967 का चुनाव जीती। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में आई। फिर उन्होंने 1971 में मध्यावधि चुनाव कराया। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, कांग्रेस टूट गई और कम्युनिस्टों को समर्थन से इंदिरा गांधी सरकार चला रही थी। तो उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किया और कई कदम इस तरह के उठाए, और उसके बाद उन्होंने 1971 में चुनाव करवाया। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि बांग्लादेश युद्ध के कारण, बांग्लादेश युद्ध उसके बाद हुआ, चुनाव उससे पहले हो चुका था। उनकी भारी जीत हुई 1971 के 1971 के इलेक्शन में। तो इंदिरा गांधी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी थी। 1977 में तीसरा मौका था, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनती अगर कांग्रेस पार्टी 1977 का चुनाव जीतती, तो वो जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करती। अब इस बात पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन गांधी परिवार का ध्यान न जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 1977 में कांग्रेस हारी ही नहीं, बहुत बुरी तरह से हारी, और उससे बड़ा झटका जो इस परिवार को लगा कि इंदिरा गांधी रायबरेली से अपनी सीट हार गई। तो ये बात परिवार के मन में आज तक चुभी हुई है कि इंदिरा गांधी को तीसरी टर्म लगातार नहीं मिल पाई, और वो खुद अपना चुनाव हार गई, पार्टी चुनाव हार गई। पार्टी की बहुत बुरी स्थिति हुई। उस समय इंदिरा गांधी का कद बहुत बड़ा था, बहुत लोकप्रिय नेता थी, और लग रहा था कि जो है इमरजेंसी के बावजूद उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। जो माहौल देश में था वो बिल्कुल वैसा ही था, बल्कि उससे बेहतर था नरेंद्र मोदी के पक्ष में। लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले थे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे थे। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है गांधी नेहरू परिवार के लोगों को। तो इसलिए इस चुनाव में उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। झूठ जितना बोला जा सकता था बोला गया, और उसमें टॉप पर है जो एजेंडा झूठ का, वो है कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये आएंगे तो। उसमें भाजपा के 400 पार के नारे ने भी मदद की, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, भाजपा का ज़मीनी स्तर पर इस मुद्दे की काट करने का प्रयास न करना भी सहायक बना। लेकिन कारणों को अभी छोड़ देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक मुद्दा तो ये है, दूसरा मुद्दा याद कीजिए जो सेंसिटिव है, बहुत बहुत संवेदनशील है गांधी परिवार के लिए, वो है बोफोर्स। 295 पे अभी आऊँगा। वो बोफोर्स का मुद्दा है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे, जवाहरलाल नेहरू के नाती, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि उन्होंने बोफोर्स सौदे में दलाली ली।
उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि न तो दलाली ली गई न कोई दलाल था। अगर वो संसद में खड़े होकर ये कहते कि हाँ दलाली ली गई, मैंने नहीं ली है, लेकिन जिसने भी ली है उससे पैसा वापस लाएंगे, तो शायद उनकी छवि इतनी खराब ना होती। उन्होंने पहले कहा कि मैंने नहीं ली है, फिर संसद में बयान दिया कि मेरे परिवार ने नहीं ली है, फिर बयान दिया कि मेरे दोस्तों ने नहीं ली है। तो इससे लोगों का शक बढ़ता गया। तो अदालत का कोई फैसला आता उससे पहले जनता का फैसला 1989 में आ गया। और जो नारा लगा वो आप सब लोगों को याद होगा कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी के बारे में क्या कहा गया, वो उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो नारा जो है गांधी परिवार को आज भी चुभता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबको। और उस दाग से छुटकारा पाने के लिए, उस दाग को मिटाने के लिए, उस दाग को धोने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर मिलता है तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। 2019 के चुनाव के समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को लगा कि ये अवसर आ गया है। और कैसे? राफेल को लेकर। राफेल को लेकर उन्होंने उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। और विडंबना देखिए कि कई ऐसे लोग, जिसमें हिंदू के उस समय के संपादक एन राम जैसे लोग हैं, वो लोग शामिल हुए इस अभियान में जो बोफोर्स के अभियान में भी अग्रणी थे। तो उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की एक क्रेडिबिलिटी थी। उन लोगों ने मुद्दा उठाया और इसको अभियान बनाया, इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, देश में विदेश में जहाँ से जो झूठ सच इकट्ठा कर सकते थे किया। और राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में नारा लगवाया, चौकीदार चोर है। उनको लगा कि ये ऐसा नारा है जो उन्हें सत्ता में ला सकता है और राजीव गांधी का बदला हम चुका सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी, जब राजीव गांधी के खिलाफ ये अभियान चला था, तो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो इसलिए उसके खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा था। और उसके बाद 1989 में जो है भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी, भाजपा और लेफ्ट फ्रंट के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको मालूम है। तो वो जो बोफोर्स का दाग है, वो दाग अभी तक परेशान करता है गांधी परिवार को। तो 2019 के चुनाव में वैसा ही दाग लगाकर वो कहते हैं ना कि अगर आप बड़ी लाइन नहीं खींच सकते तो जो बड़ी लाइन है उसको छोटा कर दीजिए, वही करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठा दीजिए, उनकी जो व्यक्तिगत निष्ठा है उस पर सवाल उठा दीजिए और ये साबित कीजिए कि वो ईमानदार नहीं है। ये साबित कीजिए कि बोफोर्स में ही नहीं, राफेल में भी दलाली ली गई थी, जबकि दोनों में बहुत फ़र्क है। वो सौदा हुआ था एक निजी कंपनी से, ये सौदा दो सरकारों के बीच का था। सरकारों के बीच सौदे में कोई दलाली का प्रश्न हो ही नहीं सकता है। लेकिन राहुल गांधी इसका प्रचार करते रहे, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य की बात ये रही कि कोई तथ्य वो दे नहीं पाए, न तो उनके समर्थक, न इस अभियान का समर्थन करने वाले। और वो जनता को इस मुद्दे पर कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात है, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी कन्विंस नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बड़ी नाराज़गी जाहिर की। चुनाव नतीजे के बाद उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीधे सीधे कहा कि मोदी से सिर्फ मैं लड़ रहा था और कोई नहीं लड़ रहा था। मैं जो नारा लगवा रहा था वो मेरी ही पार्टी के लोगों ने वो नारा नहीं लगाया, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों को पता था कि ये आरोप बिल्कुल गलत है, झूठा है, इसके पक्ष में जो है कोई तथ्य नहीं है। ये बात संसद में कही गई, रक्षा मंत्री ने कही, वित्त मंत्री ने कही, प्रधानमंत्री ने कही। उसके बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कही गई, सीएजी की रिपोर्ट में कही गई, लेकिन राहुल गांधी किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि उन्हें जीत का मंत्र मिल गया और नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और उनकी जो साख है उस पर बट्टा लगाने का मौका मिल गया। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बीजेपी का नुकसान होने की बजाय उससे फ़ायदा हुआ, उसकी सीटें बढ़ गई। केवल उनके इस अभियान से नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में उम्मीद कर रही थी, उसके जो रणनीतिकार थे उन्होंने बताया
गांधी परिवार के लोगों को कि हम 180 सीटें जीत रहे हैं और सीटें आई कुल 53। तो उस समय जो अनुमान था और जो सीटें आई उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति हुई होगी। तो राहुल गांधी के लिए बड़ा निराशा का अवसर था। उन्हें 2024 में फिर आशा का एक अवसर नजर आया। अब आप पिछले 5 साल के कैंपेन को ध्यान में रखिए, तब आपको 295 का मतलब समझ में आएगा। लगातार ये अभियान चलाया जाता रहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिस पार्टी की सरकार ने, जिस परिवार की मुखिया ने, जिस पार्टी की प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई, वो कहते घूम रहे थे कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। उनको मालूम नहीं है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, या तो याद नहीं रखना चाहते या पता नहीं। इतना बोलने के बाद जो भी बोलता वो जेल में होता। इमरजेंसी में ये हुआ था। इमरजेंसी में आपकी बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, मीडिया पर सेंसरशिप लग गई थी। सेंसर के लोग बैठते थे अखबारों के दफ्तर में, वो देखते थे कि अखबार में क्या जा रहा है। जब वो कंटेंट पास करते थे तब वही छपता था। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो नहीं छपेगा। देश में कहीं ये हुआ क्या इन 5 सालों या 10 सालों में? विपक्ष के सारे नेताओं को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी आरोप के जेल में ठूंस दिया गया। और अभी जांच एजेंसियों की जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर जो गिरफ्तारी हो रही है उसकी तुलना इमरजेंसी से हो रही है। तो अब लौट कर आते हैं 295 पर। अब याद कीजिए 1977 के लोकसभा चुनाव को। जनता पार्टी कई पार्टियों को मिलाकर बनी, कई पार्टियों ने विलय किया एक पार्टी में, जनता पार्टी बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री चुने गए थे। जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 295। और जो बात कही राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये जनता का पोल है, वो याद दिला रहे थे 1977 की, कि जिस तरह से तीसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। इतनी कद्दावर नेता थी, इतनी लोकप्रिय नेता थी, इतनी प्रभावशाली नेता थी, इस सब के बावजूद जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी जनता सत्ता से, मतदाता सत्ता से हटा देगा। तो वो तुलना कर रहे थे कि इंदिरा गांधी को तीसरा मौका लगातार नहीं मिला, मोदी को भी नहीं मिलेगा। तो वो जो 1977 का बदला है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, राजमहलों में षड्यंत्र और बदला ये शब्द बड़े कॉमन हैं। तो गांधी परिवार भी एक राजमहल का ही प्रतीक है। उसी तरह से वहाँ काम होता है, उसी तरह से रणनीति बनती है, उसी तरह से फैसले होते हैं। तो ये 295 नहीं तो आप सोचिए, जरा तर्क की दृष्टि से सोचिए। अगर कोई पार्टी या कोई नेता दावा कर रहा है तो वो दावा करेगा 300 का, 290 का, 325 का, 320 का, 295 का ही दावा क्यों करेगा? उसके पीछे कोई तो तर्क होना चाहिए। अगर स्टेट वाइज ब्रेकअप बताया होता उन्होंने तब भी समझ में आता। तब भी स्टेट वाइज ब्रेकअप भी आप बनाते हैं, तैयार करते हैं तो एक राउंड फिगर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने वो राउंड फिगर क्यों नहीं दिया? वो दरअसल जनता पार्टी के शासन का समय, यानी जनता पार्टी की जीत का और इंदिरा गांधी की हार का वो समय याद दिलाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने 295 की बात की। लेकिन हुआ उनकी इच्छा के और उनकी योजना के विपरीत। 293 सीट्स आई एनडीए की और इंडी अलायंस 232-234 पर रह गया। तो इंडी अलायंस की सारी पार्टियों को मिलाकर जितनी सीटें मिली उससे ज़्यादा बीजेपी को अकेले सीट मिली। अब इस नतीजे को भाजपा की हार और इंडी अलायंस की जीत के रूप में बताने की कोशिश हो रही है, उसका ढोल पीटा जा रहा है। अब देखिए, एक दृष्टि से देखें तो इसमें आपको गलत नहीं दिखाई देगा। वो ये
कि अपेक्षा या दावे के अनुसार 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, उस दावे के प्रकाश में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि वो दावा पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब हार है। ये ठीक वैसे ही है जैसा पश्चिम बंगाल में 2021 में हुआ था। 3 से 77 पहुंचने को हार बताया गया, इसलिए कि बीजेपी 200 पार का नारा दे रही थी। लेकिन जो लोग अपनी जीत का दावा कर रहे थे, अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे थे, वो हार गए और उनकी जीत बताया जा रहा है। एक और चुनाव से तुलना कर सकते हैं। याद कीजिए 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, बीजेपी जीत गई, 99 सीट आई उसकी, 182 में सरकार बनी और कहा गया कि ये कांग्रेस की मॉरल विक्ट्री है। तो हार को जीत की तरह दिखाने का, नैरेटिव खड़ा करने का जो हुनर कांग्रेस और उसके साथियों के पास है, वो बीजेपी के पास नहीं है। वो इस नैरेटिव को भी नहीं काट पाती कि उसकी जीत दरअसल जीत ही है। तो ये 295 की संख्या का रहस्य ये है। ये पुराने घाव हैं जिनको गांधी परिवार सहलाता रहता है, उस पर मलहम लगाने का अवसर खोजता रहता है। उसको लगा था कि 2024 ये अवसर दे रहा है कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ उसका बदला मोदी से ले लिया, भाजपा से ले लिया। इसलिए जो है, आप एक और बात जोड़ लें, इसीलिए राहुल गांधी चुनाव नतीजे आने के बाद भी बोले कि अगर प्रियंका वाड्रा लड़ती बनारस से तो मोदी हार जाते। मतलब ये कसक दिल में है कि मोदी बनारस से जीत क्यों गए। तो भाई, प्रियंका वाड्रा को बनारस से लड़ाने से किसने रोका था? ये तो फैसला आप ही को करना था, पार्टी को भी नहीं करना था, व्यक्तिगत रूप से आपको करना था। तो ये फैसला आपने क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब आपके पास, आपको लगता है, मतलब आपका जो कन्विक्शन है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि मोदी को हराया जा सकता था, तो ये कोशिश क्यों नहीं की आपने? तो इससे सवाल उठते हैं कि दरअसल आपकी नीयत कुछ है, बोलते कुछ है, आपका निशाना कुछ है और आप दिखाने की कोशिश करते हैं किसी और निशाने को। तो ये 295 की फिगर जो है, वो जो 1977 का इमरजेंसी के बाद के चुनाव का दर्द है, वो झलक रहा है गांधी परिवार के अंदर से। और बोफोर्स का दर्द तो अभी तक गया नहीं है और वो जल्दी जाने वाला भी नहीं। चाहे जितनी कोशिश कर ले गांधी परिवार, वो दाग धुलने वाला नहीं है। और उस दाग के बहुत सारे पहलू हैं, उन पर आज बात करने का समय नहीं है, लेकिन वो दाग धुलने वाला नहीं है। वो दाग चिपक गया है। उस दाग की वजह से ही 1989 में राजीव गांधी 416 से सीधे 192 पर आ गए थे। आधी से कम हो गई थी सीटें। ये इतना बड़ा आघात था। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इसे भला कैसे भुला सकता है। और राजीव गांधी पर व्यक्तिगत रूप से जो आरोप लगा, वो उनके लिए, उसका दर्द उनको आज तक सालता रहता है और वो अवसर खोजते रहते हैं कि कैसे इसको रिडीम किया जाए। वो मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी की राजनीति की मुश्किल ये है कि वो अतीत के झंझावात में फंसे हुए हैं। वो वर्तमान में पहुंच ही नहीं पाते। जैसे ही वर्तमान में आने की कोशिश करते हैं, अतीत उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो 295 का रहस्य मैंने आज आपको बता दिया। तो इससे समझिए कि राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं गांधी परिवार के लोग और राजनीति के बारे में उनकी दृष्टि क्या है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।